शक्ल से मासूम दिखने वाली एक बदकार लड़की है जिसने अपने ही उस्ताद को अपनी चाल में फंसाकर मुंह काला किया। यूनिवर्सिटी के बड़े सिलान में स्टूडेंट के हजूम के वसत में खड़ी वो लाल लिबास वाली लड़की साकित खड़ी अपनी जान अजीज़ दोस्त को यह जहर उगलते देख रही थी। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा यकीन करें आप सब। वो कांपती आवाज़ में अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, पर उसकी बात के जवाब में वहाँ मौजूद लोगों ने एक गहरी नज़र से उसे साधता पैर देखा तो वो ज़मीन में गड़ सी गई। सुर्ख होंठों की लाली बिखरी हुई थी, काजल फैला हुआ था, सुर्ख लिबास कंधों से फटा हुआ था, पर उसे इतना होश भी ना था कि अपने वजूद को छुपा पाती। दुपट्टा जाने के कहाँ गिर चुका था। आपके पास अपनी बेगुनाही का क्या सबूत है? डीन की बात पर उसने किसी उम्मीद के तहत अपने से चंद कदम की दूरी पर खड़े उस मर्द को देखा जो सर हाथों में थामे खड़ा अपने होश बहाल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत देखते दिलारा की आंखों में जलती आखिरी उम्मीद की शम्मा भी बुझ गई। उसकी खामोशी उसका जवाब बता चुकी थी। सर, मैं अंदर से अपना बैग लेने जा रही थी जब प्रोफेसर ने मुझे कहा कि दिलारा को रूम नंबर 5 में भेजो, उन्हें उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। सानिया की बात ने आखिरी कील ठोंक दिया था। जब सबूत सामने थे तो उसकी बात का यकीन कौन करता। ये झूठ है, ये सब जानते हैं। मैं आज तक किसी प्रोफेसर या क्लास फेलो से अकेले में नहीं मिली, ना किसी से काम के अलावा कोई बात की। वो रोती हुई डीन की तरफ बढ़ी, पर वो हाथ उठाकर उसे रोक गए। आपको अभी और इसी वक्त यूनिवर्सिटी से डिसमिस किया जा रहा है, और वार्डन से कहकर इनका सामान बाहर फेंकवाएं। ऐसी लड़कियां हॉस्टल में रहने के काबिल नहीं। और प्रोफेसर साकिब, आप कल मुझसे आकर मिले, डीन उसे कहते हुए वापस मुड़ने लगे जब वो एक झटके से उनकी तरफ आया। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ना मैंने उन्हें वहाँ बुलाया, ना ही ये वहाँ अपनी मर्ज़ी से आई। ये सब एक सोची समझी चाल के तहत किया कि किसी ने। आप एक लड़की पर यूँ सरे बाज़ार बहुतान नहीं बाँध सकते। मैं बहुत जल्द सबूत के साथ ये बात वाज़ेह कर दूँगा, मगर ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये बेगुनाह है। उसकी पथरीली आवाज़ पर दिलारा का दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसे अपनी सफाई दे, पर कहाँ मुमकिन था। सबूत हमें पहले ही मिल चुके हैं। आप हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, फ़िक्र मत करें, आपकी जवाब महफूज़ है। डीन की बात पर उन डीन की बात पर उनके दोगलेपन पर लब भेज कर रह गया। और आपको आपकी जॉब मुबारक, कल आपको रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा, तरस लहजे में कहता वो आंखों में जब्त की लाली लिए झटके से वहां से निकलता चला गया। वो साकित खड़ी थी जब उनकी नाम निहाद बेस्ट फ्रेंड ने उनका बैग लाकर उसके कदमों में फेंका। उसने चुपचाप बैग उठाया और वहां से निकलती चली गई। ठीक 5 मिनट के बाद वो जीटी रोड के दरमियान में जाकर खड़ी हुई। उसे सामने से तेज रफ्तार गाड़ी अपनी जानिब आती दिखाई दे रही थी। गाड़ी 3 कदम के फासले पर थी जब कोई उसका बाजू सख्त गिरफ्त में लेता है, उसे अपनी तरफ खींच गया। एक बुलंद चीख दिलारा के हल्क से बरामद हुई थी। बाथरूम साफ करने के लिए तुम लोगों को बस मैं ही मिलता हूँ क्या? जब बाथरूम इस्तेमाल सब करते हैं, सफाई बस मेरे अकेले की जिम्मे क्यों? हसाम हारपे की बोतल हाथ में थामे हाथ नचा नचा कर बोलता बाकी दोनों को कहका लगाकर हंसने पर मजबूर कर गया, क्योंकि बेटा बाथरूम में सबसे ज़्यादा वक्त तू ही लगाता है। ये बात हकीकत पसंद इबाद साहब ने की थी, और सितम ये कि वो इबाद को जवाब भी नहीं दे सकता था क्योंकि वो इससे बड़ा जो ठहरा। और खुदा गवाह है, इससे अच्छे बाथरूम हम चारों में और कोई भी नहीं साफ करता। यहाँ हमजा की ज़ुबान खुली और वहाँ साहब ने पैरों से जूते उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो कि ऐन निशाने पर जा लगा। अहमद ना तब्दील करके हमजा रख दिया। माँ कसम से यार, हसाम का निशाना भी माऊ की हवाई चप्पल की तरह कभी नहीं छूटता। जितनी मर्जी दूरी से आएगा, पर लगता है निशाने पर है। हमजा अपनी कमर मसलता बुरे बुरे मुंह बनाता रहा था। तुझे तो शुक्र करना चाहिए बेटा कि अल्लाह ने तुझे ऐसा भैया दिया है जो तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। हसाम कहता बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा जब उसे बाहर से साकिब की आवाज़ सुनाई दी। उन चारों भाइयों की आदत थी कि वो घर दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम करते थे। शुक्र भैया, मेरे शामी कबाब तो बन जाएंगे ना वक्त पर। हमजा की तशक्कुर भरी आवाज़ पर इबाद नफ़ी में सर हिला गया, जबकि हसाम उसे हाथों की पांचों उंगलियां फैलाकर लानत का इशारा कर गया था। अगले ही पल साकिब जमाल का वजूद लाउंज के दरवाजे के फ्रेम में उभरा और इन दोनों को सकत कर गया। वो तीनों जहाँ कहीं थे वहीं ठहर गए। बाद जो सोफे सेट कर रहा था वहीं रुक गया। हमजा जो बोतल को मुंह लगाकर पानी पी रहा था, बोतल उसके होंठों पर ही जमी रह गई, जबकि हाथ में हारपिक की बोतल पकड़े खड़ा हसाम दीदे फाड़े सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। इन सब के यूं चौंक कर बुत बन जाने की वजह से साकिब नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ी लाल लिबास वाली लड़की थी। साकिब जमाल के चेहरे पर सर तासुरात सजे थे, जबकि वो हसीन सी लड़की लाल लिबास पर साकिब का सफ़ेद कोट पहने खड़ी थी। उसके चेहरे पर हर किस्म के तासुर से पाक था, जबकि उसकी हालत ज़ात चीख चीख कर उसके साथ कुछ बुरा होने की निशानदही कर रही थी। उलझे बिखरे बाल और सुर्ख आंखें मेरे साथ आए उसे अपने साथ आने का कहते वो इसे अपने साथ लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे वो तीनों बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे। आया उनकी आंखों ने जो देखा, क्या वो या हकीकत है या कोई ख्वाब? ये मेरी गुनाहगार आंखें क्या क्या देखने लग गई हैं? हमजा को शाख भरी आवाज़ पर हसाम, जो कि उसे करारा सा जवाब देने वाला था, साकिब को वापस आता देखकर खामोश रह गया। ड्राइंग रूम में आओ तुम तीनों। वो बगैर रुके उनके करीब से गुजरता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया, तो वो तीनों भी उसके हुक्म की तामील करते उसकी पैरवी में चल दिए। बैठो। उसकी आवाज़ पर वो तीनों उसके सामने बैठ गए। क्या तुम लोगों को मुझ पर यकीन है कि मैं कोई इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता? तबसर सा हुआ था तो उसके लहजे और अल्फाज में मौजूद बेयकीनी उन तीनों को बच्ची की माने लगी थी। हमें अपने बाप जैसे भाई पर इतना गहरा यकीन है जितना खुदा की यकताई पर। मजबूत लहजे में ये चंद अल्फाज अदा करने वाला सबसे छोटा हमजा था, जबकि इबाद और हमसाम के चेहरे के तासुरात भी ऐसे ही कह रहे थे। साकिब एक गहरी सांस भरता अल्फाज तोलने लगा। ये दिल आ रहा है, मेरी एक स्टूडेंट बचपन में यतीम खाने में ही आँख खुली और बाले होने के बाद हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही एक स्कूल में पार्ट टाइम जॉब करती हैं। वो लम्हा भर को सांस लेने के लिए रुका। आज फेयरवेल था। दिलारा ने शायद किसी
सर्किट में हिस्सा लिया था। मैं बात की कॉल सुनने के लिए बाहर गया था। वहाँ वापसी पर मुझे दिलारा की दोस्त मिली। उसने मुझे कहा कि दिलारा एक कमरे में बंद हो गई है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा और इस काम के लिए मैं उनकी मदद करूँ। तब तक वो किसी और को भी बुला कर लाती है। मैं जब उसके बताए कमरे में बाहर पहुँचा तो मुझे दिलारा की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला तो वो पहले से ही अनलॉक था। कोई लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लड़के को पीछे करता मैं जब तक दिलारा को उठाता वो लड़का बाहर निकल कर तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर गया और चंद लम्हों के बाद पूरी यूनिवर्सिटी वहाँ जमा थी। बोलते-बोलते वही लम्हात फिर से याद करते उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो तीनों भाई दुम साधे उसे सुन रहे थे। हम दोनों पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर दिलारा को यूनिवर्सिटी के साथ-साथ हॉस्टल से भी निकाल दिया। मैं गुस्से में जाप छोड़ता वहाँ से निकल आया। मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी मेरी नज़र दिलारा पर पड़ी जो चलती सड़क के बीचों-बीच जाकर खड़ी हुई थी। बहुत मुश्किल से उसे बरवक़्त बचा पाया। वो इस वक़्त अपने हवासों में नहीं थी और ना ही उसके पास कोई और ठिकाना था। तो मैं उसे घर ले आया क्योंकि वो लड़की ज़ात और लड़की भी ऐसी जिसे मेरे नाम के साथ बदनाम किया गया। मैं इस हैवानों के माशरे में उसे कहाँ अकेले छोड़ा था? क्या मैंने सही किया? उसके पूछने पर वो तीनों उसे जवाब दिए बगैर उसकी तरफ लिपकते उसे चिपक गए। आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, हमें आप पर फ़ख्र है। बात की बात वो भी इन तीनों को खुद में भेज किया। मेरी शामी कबाब इस खामोशी को हमज़ा की मिनमिनाती आवाज़ में तोड़ा था। सब भूलते वो सब एकदम कहका लगा उठे, चलो मेरे शेर मैं बस फ्रेश हो जाऊँ फिर काम पर लगता हूँ। उनसे अलग होकर हमज़ा के बाल बिगाड़ते वो फ्रेश होने की नीयत से बात के कमरे की तरफ बढ़ गया क्योंकि उसके कमरे पर तो फ़िलहाल दिलारा का कब्ज़ा था। वो एक मिडल क्लास फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। घर में कुल 3 कमरे थे जिनमें से एक साक़ी के ज़ेर इस्तेमाल था, दूसरा इबाद के, जबकि ड्राइंग रूम में असाम और हमज़ा चारपाइयाँ डालकर सोते थे। छोटे से लाउंज में सोफ़ा रखकर और कालीन बिछाकर उसे सिटिंग रूम की शक्ल दी गई थी। साथ ही किचन था जो अगर बड़ा ना था तो बहुत छोटा भी ना था। किचन में ही एक तरफ दरमियाने साइज़ की फ्रिज और साथ या 4 कुर्सियाँ और एक छोटा मेज़ रखा गया था। वो ज़्यादातर यहाँ किचन में बैठकर ही खाना खा लिया करते थे। लाउंज से निकलकर छोटा-सा गैराज था जहाँ एक तरफ पौधों से सजे गमले रखे गए थे और एक तरफ 3 मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। एक साकिब की ज़ेर इस्तेमाल थी, दूसरी बात की जबकि तीसरी हसाम और हमज़ा इस्तेमाल करते थे। ये छोटा-सा घर ईद जमाल बिरादर्स की जन्नत था जहाँ वो बहुत मोहब्बत और इत्तेफ़ाक से रहते थे। अगले आधे घंटे में साकिब फ्रेश होने के बाद किचन में खड़ा सिलबट्टे में शामी कबाब का मैदा पीस रहा था, जबकि बा तीनों भी अपने कामों से फ़ारिग होते किचन में खड़ा सौदा सल्फ़ डब्बों में डाल रहे थे। भैया हर दफ़ा मैं ही सहरी के वक़्त दही लाता हूँ, इस दफ़ा इस हसाम से बोले। हमज़ा साकिब से सिफ़ारिश करता हुआ बोला तो उसकी फ़रमाइश पर हसाम ने तंग कर उसे देखा। मोटे तुझे ज़्यादा ज़रूरत है, वाक़ई फैलता जा रहा है, इसलिए तुझे भेजता हूँ ताकि थोड़ी वॉक करके चर्बी कम हो तेरी। हसाम उसकी थोड़ी-सी भरी जिसामत पर तंज़ करता बोला तो हमज़ा ने शिकायती नज़रों से साकिब की तरफ देखा। हसाम मत तंग करो मेरे शेर को, हमज़ा तुम मत जाना, मैं लेकर आया करूँगा दही खुद ही, क्योंकि गली के नुक्कड़ तक ही तो जाना होता है। साकिब की बात पर हसाम ने खानकार नज़रों से हमज़ा की तरफ देखा है जैसे ये सब उसी का कसूर हो। अच्छा लड़ना बंद करो, जाकर सो जाओ, सुबह वक़्त पर उठना है। इबाद यार अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर करूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वो तीनों को तंबीह करता आखिर में इबाद से मुस्तसर हुआ तो वो झट से नफ़ी में सर हिला गया। वो चारों हँसी मज़ाक कर रहे थे जबकि साकिब के कमरे में बैठी दिलारा अपने नसीब पर अपने अल्लाह से शिकवे शिकायत में मगन थी। ये जाने बगैर कि अल्लाह ने उसका नसीब कितना प्यारा बनाया, ये जाने बगैर कि ज़िंदगी उसके लिए कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी। मेरी उम्र रोटियां बेलते ही गुजर जानी है, शायद ही बात की बात पर पानी पीते हमजा का बेसाख्ता कहकर टूट गया था। आपको किसने कहा कि गोल मटोल परफेक्ट रोटियां बनाया करें? भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा है कि कभी कोई काम सीधा मत करो, क्योंकि जो काम आपको अच्छे से आ जाए वो फिर आपके पल्ले ही पड़ जाता है। मशरक़ हो या मगरिब, शुमाल हो या जनूब, आंधी या तूफान, वो काम आपको हर हाल में करना पड़ता है। हसाम फ्राई शामी कबाब प्लेट में रखता हुआ बोला तो ज़िंदगी में पहली बार इबाद को हसाम की बात से इत्तेफ़ाक करना पड़ा। वैसे भैया बाकी बातें छोड़ें, हमारी भाभी जान को एक सुघड़ शौहर तो ज़रूर मिल जाएगा। हमज़ा की बात पर ही बात हाथ में पकड़ा चिमटा ही उसके बाजू पर मार गया, जिसके जवाब में वो सीख करके रह गया था। चंद मिनटों में वो तीनों भाई टेबल सजा चुके थे। भैया क्या आपकी स्टूडेंट सहरी नहीं करेंगी? उनको भी तो रोज़ा रखना होगा। हमज़ा की बात पर साकिब जो कुर्सी पर बैठने ही लगा था एकदम चौंक कर रुक गया। तुम लोगों बैठो, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ, बल्कि ऐसा करता हूँ कि खाना उनके कमरे में ही दे आता हूँ। क्या पता वो हमारे साथ बैठकर खाना खाने को मुनासिब ना समझे। उसकी बात पर तीनों भाई मुतफिक होते सर हिला गए तो साकिब दिलारा के लिए ट्रे से जाने लगा। दरवाज़ा खटखटाकर वो उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब चंद लम्हों के बाद ही वो दरवाज़ा खोल गई। सहरी कर लें, साकिब खाने से भरी ट्रे उसके सामने कर गया, जिसे वो बगैर कोई भी लफ्ज़ कहे थाम गई तो साकिब वहीं से वापस मुड़ गया। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दिलारा खाली बर्तनों वाली ट्रे लिए झिझकती हुई कमरे से बाहर निकली तो घर सुनसान पड़ा था। लड़के शायद सब नमाज़ अदा करने मस्जिद तक गए थे। वो किचन की तरफ गई तो किचन गर्दे गंदे बर्तनों से भरा पड़ा था। कुछ सोचकर वो कमीज़ के बाजू को उंगलियों तक मोड़ दी। बर्तन धोने में जुट गई। बर्तन धोने के बाद वो स्लेबें साफ़ करती वाइपर पकड़ गई। वो अभी किचन से वाइपर लगा रही थी जब बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गईं। दिलारा एकदम घबरा सी गई। नमाज़ अदा करने के बाद साकिब और इबाद जो किचन साफ़ करने की खातिर किचन की तरफ ही आ रहे थे, दिलारा को वहीं देखकर रुक गए। वो
मैं बर्तन रखने आई थी और फारिग भी थी तो सोचा साफ़ कर दूँ। उनकी निगाहों का मतलब समझती वो अपनी वहाँ मौजूदगी की वज़ाहत देने लगी, जिसके जवाब में इबाद उसे हल्की सी मुस्कुराहट से नवाज़ किया, जबकि साकिब महज़ सर हिला गया। आपको डरने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हमें अपने भाई ही समझें। आप यहाँ बिल्कुल महफ़ूज़ हैं और उसे अपना ही घर समझें, जैसे चाहें आप रह सकती हैं। इबाद नरमी से शफ़क़त भरे अंदाज़ में कहता उसके सर पर हाथ रखता अपने कमरे की तरफ चल दिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बोल दीजिएगा, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। साकिब संजीदगी से कहता वहाँ से इबाद के कमरे की तरफ चला गया तो दिलारा की जान में जान आई। वाइपर लगाकर वो किचन से बाहर निकली तो सामने ही अरसाम और हमज़ा खड़े नज़र आए। कैसी हैं आप? या आप क्या हम आपको आप ही बोल सकते हैं? हमज़ा उसकी तरफ देखता हिचकिचाकर पूछने लगा तो उसकी आंखों से छलकते इश्तियाक को महसूस करती वो धीरे से मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। मुझे बहन का तो बहुत शौक है, पर आपको आप ही नहीं बोल सकता, क्योंकि प्यारी लड़कियों को मैं बहन नहीं बोल सकता यार। अरसाम मुँह बनाता बेचारगी से बोला तो उसके अंदाज़ पर बेसाख्ता दिलारा की हँसी छूट गई। आप रात देर से सोई थीं तो अभी भी नींद आ रही होगी यकीनन आपको। अभी आप सो जाएँ, हम सफाई कर लेंगे, फिर यूनिवर्सिटी से आने के बाद हम आपसे ढेर सी बातें करेंगे। हमज़ा के इश्तियाक पर वो खूबसूरती से हँसती। बाकी सब तो ठीक है, पर आप सफाई क्यों करेंगी खुद? दिलारा के सवाल पर वो दोनों भाई एक दूसरे को देख कर रह गए। बात कुछ यूँ है ऐसा कि किचन का काम दोनों बड़े भाइयों के सुपुर्द है और बाकी घर की सफाई सुथराई का हम दोनों के सर। भाइयों के हिस्से का काम तो आपने कर दिया, पर हम बेचारों को तो अपने हिस्से का काम करना है ना। वो इसे पूरी तफसील बताता शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगा। नहीं आप मत करें, मैं कर दूँगी, मेरे लिए भी मुश्किल नहीं है। दिलारा जल्दी से बोली तो हसाम झट से नफ़ी में सर हिला गया। बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा मामूल है, हम झटपट कर लेंगे। आप फ़िलहाल आराम करें, बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कतियत से कहता वो वहाँ से निकल गया। प्यारी आप, या आप अभी आराम करें, बाद में मेरे हिस्से का थोड़ा बहुत काम कर दीजिएगा। अपने भाई की खातिर इतना तो कर सकती हैं ना आप। हमज़ा की बात पर मुस्कुराती हुई सर हिला गई तो वो भी वहाँ से चल दिया। उनके जाने के बाद वो भी कमरे की तरफ चल दी, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग को वाकई सुकून की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी। एक हफ्ता गुजर चुका था। दिलारा बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत घर वालों के साथ नॉर्मल हो चुकी थी। साकिब से उसका सामना बहुत कम होता था, इसलिए वो सुकून में थी। साकिब घर दाखिल हुआ तो उसे मामूल के बरक्स काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया। वो कमरे में जाने का इरादा तर्क करके किचन की तरफ से चल दिया, क्योंकि वहीं से शोर सुनाई दे रहा था। हमज़ा के बच्चे छोड़ो, तुम सारा ख़राब कर रहे हो, मैं कर लूँगी, तुम छोड़ दो बराए मेहरबानी। किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल होते उसे दिलारा की झंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। यार आप ही, मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप हैं कि उल्टा मुझे ही डांट रही है। ये रोती बसुरती आवाज़ हमज़ा की थी। जी नारा, मैंने पहले भी कहा था कि ये चूज़ा काम बिगाड़ने में नंबर 1 है, आपको ही शौक हुआ था इस प्यारे बच्चे के साथ लगाने का। हसाम की चिढ़ाती आवाज़ पर जहाँ हमज़ा चीखा वहीं दिलारा हसाम और इबाद ज़ोर से हँस दिए। साकिब हैरत भरी नज़रों से सामने नज़र आता मंज़र देखने लगा, जहाँ दिलारा कोई रेसिपी ट्राई कर रही थी और हमज़ा उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इबाद कुर्सी पर बैठा अपने आगे मेज़ पर रखी सब्ज़ी बना रहा था और हसाम शरबत बनाने के साथ-साथ हमज़ा की टाँग भी खींच रहा था। जाने क्यों, पर सामने नज़र आता मंज़र देखकर साकिब को खुशगवार सी हैरत हुई। हमज़ा सुनो, जब मैं कहूँ तब रोज़ा अफ्तार करना आज, इससे पहले नहीं। हसाम की संजीदा आवाज़ में सुनाई देते हुक्म पर हमज़ा नासमझी से उसकी जानिब देखने लगा। पर क्यों? वो दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आया था, क्योंकि पिछली मर्तबा भी तुमने फौतगी के ऐलान पर इफ्तारी कर ली थी। हसाम की बात के जवाब में जहाँ इबाद और खुद हसाम का छत फाड़ कहका सुनाई दिया, वहीं दिलारा हँस-हँस कर लूट-फूट हो गई। साकिब के लबों को भी बेसाख्ता प्यारी सी मुस्कुराहट ने छू लिया। हमज़ा बेचारे की रूहान सी शक्ल देखने की लायक थी। यार तब मैं बहुत छोटा था, आखिर कितनी मर्तबा इस बात की याद दहानी करवाओगे तुम? वो रूहान सा होकर बोला तो वो सब एक मर्तबा फिर से हँस-हँस कर लौट। खैर है, आज इतना रगड़-रगड़ कर शक्ल को क्यों चमकाया जा रहा है? तुम्हारा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं क्या? आसाम शीशे के आगे खड़े हमज़ा को ज़ोरों-शोर से मुँह धोते देखकर बोला तो जवाब में हमज़ा गहरी सांस खारिज करके रह गया। क्या बताऊँ मेरे भाई, मुझसे मेरे दुःख दर्द की वजह पूछकर मुझे आँसू बहाने पर मजबूर मत करो। हमज़ा की दुःख भरी आवाज़ पर हसाम उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर समझता हुआ सर हिला गया। ठीक है, नहीं पूछता, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हसाम कंधे उचकाकर बोलता वहाँ से जाने लगा तो उसकी बात पर हमज़ा के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े। बेगैरत इंसान झूठे मुँह ही पूछ लेता, मैं तो बस मिसाल दे रहा था। अच्छा ये छोड़ो और मेरा दुःख सुन। वो हसाम को कोसता आखिर में खुद ही अपने दुःख सुनाने लगा, क्योंकि उसे अपने से साल बड़े भाई से पूरी उम्मीद थी कि उसका गम बाँटने बगैर ही वहाँ से 9-2-11 हो जाएगा। वक़्त भी दे अब। हसाम उसके कंधे पर 2 हथड़ मारकर बोलता तो हमज़ा करा कर रह गया, एक तो बस छोटी औलाद पर ही चलता है। आज मैं क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास से निकल रहा था, जब आमना ने मुझे पीछे से आवाज़ देकर रोक लिया। मेरा तो दिल गार्डन हो गया कि आखिरकार उसे मेरी मोहब्बत महसूस हो गई, जो मुझे पुकार बैठी। हमज़ा की बात पर हसाम भी उसकी बार मुतजस्सिस होता उसके नज़दीक आया। अच्छा, फिर हसाम की इख्तियाक भरी आवाज़ पर हमज़ा उसका बाजू कंधे से हटा गया। मेरे करीब आकर बहुत प्यार से बोली कि हमज़ा भाई, आपका रंग तो मज़ीद काला पड़ता जा रहा है। मेरी मानकर सुबह शाम साबुन से मुँह धोने के बाद फेयर एंड लवली क्रीम लगाएँ, देखिएगा रंगत में कदरे इफ़ाक़ा होगा। बात पूरी हुई तो आमना ये जा वो जा। हमज़ा की पूरी बात सुनते हसाम हँस-हँस कर दौड़ा होता लाउंज में मौजूद सोफ़े पर गिर गया। उसका रद्द-ए-अमल देखते हमज़ा को अफ़सोस हुआ कि क्यों इस कमीने के कमीनेपन को जानते-बूझते अपने दिल की बात उससे कर गया। सही जा रहा है मेरे भाई, बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी वो काम नहीं कर पाते जो काम औरत का ताना कर जाता है। हसाम हमज़ा को भी छेड़ता एक बार फिर बेलगाम हँसने लगा, जबकि उसके मनहूसपन पर हमज़ा उसे हाथ से इशारे से लानत नवाज़ता, तौलिए से मुँह खुश्क करता कमरे में गायब हो गया। आखिर हसाम की
कमीनी नज़रों से बचना जो था वो अपने दोस्त जैन के दरवाजे पर खड़ा दरवाज़ा खटखटाता था। पर वाले शायद सोच चुके थे बात को कोफत होने लगी। वो वापस मुड़ने ही वाला था जब एकदम दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा तो खुल चुका था पर दरवाज़ा खोलने वाला शायद सलमान टोपी पहन कर खड़ा था जो बात को नज़र ही नहीं आ रहा था। जी किससे मिलना है आपको? मदर सुरीली आवाज़ में सवाल सुनते इबाद एकदम चौंक सा गया। किस कदर मीठी और दिलसोज आवाज़ थी। मैं ज़ैन का दोस्त हूँ इबाद। ज़ैन ने अफ्तारी का सामान भेजा है, ले लें। जाने क्यों मगर आज पहली दफ़ा वो किसी सिनफ़े नाज़ुम को झलक देखने को बेताब हुआ था। उसकी बात सुनते अगले ही पल एक नर्म नाजुक सा हाथ दरवाजे से बाहर आया था। उसके हाथ की खूबसूरती और नाज की देखते दिल और भी मचला था दीदार के लिए। जी भाई ने बताया था, लाएँ पकड़ा दीजिए। वही मीठी सी आवाज़ दोबारा सुनते ही बाद चौंक कर हवासों में लौटा और हाथ में पकड़े शापर आगे बढ़ा गया जैसे वो अगले ही पल थाम कर धीरे से दरवाज़ा बंद कर गई। शर्म कर, ये बात तेरे दोस्त की बहन है, उसका इल्ज़ाम तू अब तो शैतान पर भी नहीं डाल सकता, वो भी कैद है। उफ़ ये नफ्स भी ना बेलगाम हमारा नफ्स होता है और इल्ज़ाम हम शैतान पर लगा लेते हैं। चल बेटा भूल जा, अभी तो तूने कुछ देखा है खुद से, कहता वो दूसरी गली में मौजूद अपने घर की तरफ चल दिया। आप ही ये क्या बना रही हैं आप? हमज़ा के सवाल पर दिलारा मुस्कुराती हुई उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। वो दोनों इस वक्त किचन में खड़े अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। हसाम दही लेने दुकान तक गया था और इबाद अपने दोस्त की तरफ गया था, जबकि साकिब अफ्तारी से चंद मिनट पहले ही घर आता था। सूप बना रही हूँ, वो मुस्कुरा कर बताती वापस चूल्हे की तरफ मुतवज्जे हुई। इतनी गर्मी में सूप क्यों पियेंगे हम? हमज़ा अचंभे से पूछने लगा। रोज़े की वजह से हमारा मैदा खाली होता है, ऐसे में हम अफ्तारी में जब एकदम शरबत पियेंगे तो खराबी पैदा होती है, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले खजूर और थोड़ा सूप पीकर अफ्तारी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। दिलारा की बात पर हमज़ा मुतफिक होता सर हिला गया। अफ्तारी के बाद लड़के नमाज़ पढ़ने मस्जिद में चले गए, जबकि दिलारा भी नमाज़ पढ़कर किचन साफ़ करने लगी। कुछ देर के बाद वो सब लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। मान ले फिर हसाम से चाय कोई नहीं बना सकता इस घर में। हसाम चाय की चुस्की भरता फर्जी काला रुचका कर बोला तो ना चाहते हुए भी सबको मानना पड़ा, क्योंकि इस घर में सबसे अच्छी चाय हसाम ही बनाता था, इसलिए शाम की चाय की जिम्मेदारी उसकी थी। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हमज़ा गहरी आह भरता बोला तो दिलारा की हंसी निकल गई उसकी। यूं एकदम हंसने पर बेसाख्ता ही साकिब की नज़रें उस पर उठी थीं, पर अगले ही पल अपनी बेसाख्तगी को कोसता नजरें फेर गया था। इन बेढंगों को छोड़ें भैया, मुझे ज़रूरी बात करनी है आपसे, इबाद संजीदगी से बोला तो साकिब चाय का आखिरी घूंट भरता खाली कप मेज़ पर रखते इबाद की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं सोच रहा था घर में अफ्तारी रख लेते हैं, आस पड़ोस के लोग हो जाएंगे, क्या ख्याल है? इबाद की बात पर बाकी सब भी संजीदा होकर बैठ गए। ख्याल तो अच्छा है बहुत, इशा की नमाज के बाद बैठकर हिसाब लगा लेते हैं कितना खर्चा आएगा और सब कैसे मैनेज करना है। साकिब संजीदगी से बोला तो इबाद सर हिला गया। भैया मैंने और हमज़ा ने भी इसी मकसद के लिए कुछ पैसे जमा किए, हम भी हिस्सा डालेंगे। हसाम की बात पर हमज़ा सर हिला गया, जबकि साकिब और इबाद इन दोनों की जानिब देखने लगा। हसाम, मैं और इबाद मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह, तुम दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों को पॉकेट मनी मिलती है बस, और वो इतनी जिसमें गुजारा हो सके बस, इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो। साकिब की बात पर हमज़ा उठकर उसके साथ बैठ गया। प्लीज़ भैया, हमने बहुत खुशी और शौक़ से इस मकसद की खातिर पैसे जमा किए हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर हम भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालेंगे। साकिब मुस्कुराता हुआ हमज़ा के बाल बिगाड़ने गया। मेरी जान, जो कुछ मेरा है वो तुम सबका ही है, लेकिन तुम दोनों की खुशी की खातिर ऐसे ही कर लेंगे जैसे तुम लोग चाहो। अब खुश, वो नरमी से कहता हमज़ा के बाद हसाम पर नज़र डालता मुस्तफसर हुआ तो दोनों खुशी से सर हिला गए। चलो अब नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद के लिए निकलते हैं। दिलारा दरवाज़ा बंद कर लें आकर आप। साकी की बात पर वो तीनों भाई उसकी तकलीद में वहाँ से निकले तो दिलारा भी दरवाज़ा बंद करने की खातिर उनके पीछे चल दी। वो बहुत पुरसकून थी, ये जाने बगैर के आने वाले चंद दिनों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं, सामने नज़र आने वाला मंजर झूठ है। हमज़ा की सदमाती आवाज़ पर डस्टिंग करती दिलारा मुड़कर उसकी आवाज़ की सिमत देखने लगी, फिर अगले ही पल हंस दी। हसाम, जो बहुत शौक से नई टोपी पहनकर कमरे से बाहर निकला था, उसके अंदाज पर बुरी सी शक्ल बना गया। सारा साल दूसरों की टोपी को करवाने वाले भी रमज़ान के महीने खुद टोपी पहन लेते हैं, वाह मौला तेरी शान। ये बात पीछे से असाम के कंधे पर हाथ रखता बोला तो महफिल एकदम ज़ाफ़रान बन गई। बस यही हमारी पाकिस्तानी अवाम का हाल है, ज़रा सा कोई अच्छा काम कर दें, इस बेचारे को इतना ज़लील कर देते हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई मैं तो बुरा ही अच्छा था, अच्छाई का काम शुरू करके शायद जुर्म कर दिया मैंने। उसकी बात पर वो तीनों हंस कर लूट-फूट हो गए। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, बात की बात पर वो तीनों सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे। हसाम है तो पूरा खच्चर, पर कभी-कभी बात सच्ची कर जाता है। बात की बात पर हसाम का मुँह रोने वाला बन गया। बस करें भाई आप, अब मज़ीद तंग मत करें हसाम भाई को, ये तो मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। दिलारा ने पिचकारती बोली तो बजाय खुश होने के हसाम का मुँह ऐसे बन गया जैसे कड़वा बादाम चबा लिया हो। हसीन आरा, कितनी दफ़ा समझाना पड़ेगा कि मैं खूबसूरत लड़कियों का भाई नहीं बनता। वो सर पीटता बोला तो पास खड़े हसाम ने रख के उसके गर्दन पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ की वजह से उसके सर पर पहनी टोपी नीचे गिरने लगी, जिसे वो जल्दी से थाम कर पीछे मुड़ता नाराज़गी भरे निगाहों से बात की तरफ देखने लगा। मानता हूँ कि इस घर में मेरी
कोई कदर नहीं, पर कम से कम मेरे सर पर पहने की इस नई नकोर टोपी की इज़्ज़त कर लें। इसकी बात पर हमज़ा और दिलारा हाथ पर हाथ मारकर हँस दिए। आप लोगों का हो गया हो तो क्या इस नाचीज़ को मुदाखलत की इजाज़त है? कब से लाउंज के दरवाज़े पर खड़ा साकिब संजीदगी से बोला तो चारों एकदम अच्छे बच्चे बनकर खड़े हो गए। शाम तुम्हें मैंने नाई का पता करने का बोला था, समझा दिया कि कल क्या-क्या और किस मकदार में बनना है। उसके सवाल पर हसाम झटकर सर हिला गया था। जी भैया, सच समझा दिया है, वो कल जुम्मे के फ़ौरन बाद आ जाएगा, फिर मैं देख लूँगा वो सारा इंतज़ाम। हसाम की बात पर सर हिलाता इबाद की तरफ मुतवज्जे हुआ। फ्रूट्स का फाइनल कर लिया? वो इबाद से सवाल करता चंद कदम आगे आया तो दिलारा वहाँ से खिसकने लगी। जब साकिब हाथ के इशारे से उसे रोक गया, वो वहीं खड़ी रह गई। जी मैंने बात कर लिया रफ़ीक चचा से, वो पैकेट्स बनाकर अफ्तारी से पहले पहुँचा देंगे और शरबत हम घर में तैयार कर लेंगे। दिलारा बहुत अच्छा मिनट मार्गरेटा बनाती है, इसलिए ये काम उसके सुपुर्द है। बात की बात और गहरी नज़र सामने खड़ी घबराई सी दिलारा पर डाल गया। बाहर किसी से रब्ता कर लो तो उन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी अफ्तारी में आने वाली ख़वातीन को देखना होगा। एक गहरी नज़र उस पर डालकर वो अपनी नज़र उस पर हटा गया। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं, मैं आसानी से मैनेज कर लूँगी। ये बात भैया को मैंने ही बोला था। इससे पहले कि ये बात कोई जवाब देता, वो खुद ही बोल पड़ी, जिस पर साकिब दोबारा उसे देखता सर हिला गया। और हमज़ा, तुम्हारा काम हुआ। और अब हमज़ा की बारी थी। जी भैया, मैं खजूरें ले आया हूँ, किचन में रखी हैं, आप चेक कर लें। और हाँ, समोसों का ऑर्डर भी दे आया हूँ, कल वक्त पर उठा लाऊंगा। हमज़ा के पुरजोश होकर जवाब देने से साकिब मुस्कुराकर उसका गाल थपथपा गया। मुझे पता था मेरा शेर अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करेगा। उसकी बात पर हमज़ा सरशार होता मुस्कुरा दिया। दिलारा, ये मैं आपके लिए कुछ कपड़े और जूते लाया हूँ, चेक कर लें। वो हाथ में पकड़े 3 बैग दिलारा की तरफ बढ़ाता बोला तो झिझकती हुई उसके हाथों से बैग थाम गई। उसकी क्या ज़रूरत थी सर, मेरे पास पहले से मौजूद हैं, आपने तकल्लुफ़ किया। वो बिलावजह दुपट्टा सही करती बोली तो साकिब नफ़ी में सर हिला गया, जबकि बाकी तीनों भाई आँखों ही आँखों में एक दूसरे को शरीर इशारे कर रहे थे। ज़रूरत महसूस हुई तो हिलाया और कोई तकल्लुफ़ नहीं किया। मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई बिला झिझक बोल दीजिएगा, मुझसे नहीं तो इन तीनों में से किसी से। उसकी बात पर वो महज़ सर हिलाती। अगले ही पल वहाँ से 9 दो 11 हो गई। उसके जाने के बाद साकिब इन तीनों की तरफ मुतवज्जे हुआ। बाज़ आ जाओ तुम तीनों, मुझे सब नज़र आ रहा है। उसकी तंबीह पर ये बात तो अगले ही पल वहाँ से खिसक गया, जबकि आसाम और हमज़ा किसियाने होकर हँस दिए। साकिब नफ़ी में सर हिलाता कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि इशा का वक्त हो रहा था। वो किचन में खड़ी सामान सेट कर रही थी जब बाहर शोर सुनाई दिया। सब काम छोड़ती वहीं से वो बाहर की तरफ चल दी। क्या हुआ, शोर क्यों मचा रहे हो? वो बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी लाल पीले होते हमज़ा को देखकर नासमझी से पूछने लगी, आप ही मुझे नहाना था? यह शाम कब से लेटा मेरा गेम खेल रहा है। उसे मैंने कहा भी था नहा लो, बाद में मुझे नहाना है, तब ये उठा नहीं। और अब जब मैं नहाने लगा हूँ तो ये बाथरूम में नहाने दफान हो गया है। हमज़ा बेचारा रोने वाला हो चुका था। मेरी जान, तुम मत खपो, अब तुम्हारे चीखने से वो बाहर थोड़ी आ जाएगा नहाने से पहले। अब वो प्यार से हमज़ा को समझाती बोली तो वह आखिरी मर्तबा दरवाजे को ज़ोरदार थप्पड़ मारता वहाँ से हटकर कमरे की तरफ बढ़ गया। मोटे, अगर दरवाज़ा टूट गया तो अपनी जेब से सही करवाएगा क्या? बाथरूम में मौजूद हसाम की आवाज़ सुनती दिलारा नफ़ी में सर हिला के उनका वाक़ई कुछ नहीं हो सकता था। थोड़ी देर बाद हसाम निकलकर कमरे में बंद हुआ तो हमज़ा को आवाज़ देने लगी कि आकर ना ले, हसीन आ रहा, ये शलवार में नाड़ा तो डाल दो जल्दी से। हसाम ने कमरे से आवाज़ लगाई तो दिलारा उसकी तरफ चल दी, जो वज़ू दरवाजे के बाहर निकाल कर खड़ा था, जिसमें शलवार पकड़ी हुई थी। वो नाड़ा डालकर शलवार हसाम को पकड़ा कर अभी हटी ही थी, जब किचन से हमज़ा की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी, जहाँ हमज़ा अपने बाल मुट्ठी में जकड़े खड़ा था। क्या हुआ हमज़ा? उसके सवाल पर हमज़ा को समझ ना आई क्या जवाब दे। अब इस कभी इसके काम देखे हैं आपने? गीज़र बंद था तो मैंने पानी गर्म होने के लिए चूल्हे पर रखा था, जो इस जलील ने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं कैसे नहाऊँ? हमज़ा की बात पर दिलारा को हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। मैं आज इस हसीन के सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमज़ा गुस्से से तनफन करता कमरे की तरफ बढ़ा। तब तक हसाम अंदर से लाक लगा चुका था। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। दिलारा परेशान नज़रों से उसे देखने लगी। साकिब और इबाद भी घर पर नहीं थे, जो इन दोनों को बाज रख लेते। हमज़ा, वो अब दरवाज़ा नहीं खोलेगा, जानते तो हो तुम इसे। जुम्मा होने वाला है मेरे भाई, जैसा भी पानी है निहा लो, अब मज़ीद वक्त ज़ाया मत करो। हमज़ा को पिचकारती बोली तो वो बेचारा चल दिया, वो भी ठंडे पानी से। दिलारा नफ़ी में सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर आए ना। वो जो बेड पर बैठी परेशानी से हाथ मसल रही थी हमज़ा की बात पर एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हमज़ा बाहर, सब औरतें बहुत अजीब नज़रों से मुझे देख रही हैं, मैं नहीं जाऊँगी बाहर। उसके रूहान से अंदाज़ पर हमज़ा ने उसे देखा, जो बिल्कुल बच्चे की तरह परेशान सी थी। अपने भाइयों के होते हुए आपको कैसी परेशानी? चलें शाबाश, बाहर हैं। वो बगैर उसकी एक बात सुने उसका हाथ पकड़े उसे अपने साथ कमरे से बाहर लाउंज में ले आया, जहाँ औरतों के लिए इत्माम किया गया था। कुछ औरतों ने बहुत चुभती नज़रों से हमज़ा के हाथ में दबा दिलारा का हाथ देखा था। ये लड़की कौन है? मोहल्ले की सब बच्चियों से वाकिफ़ हूँ, पर मैं ये लड़की पहली मर्तबा देख रही हूँ। वही हुआ जिसका दिलारा को डर था। इस खातून ने ये सवाल कर ही डाला। अफ्तारी भी होने वाली थी और वो इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए कमरे में बंद थी, पर हमज़ा ने उसे मुश्किल में फंसा दिया। हाँ नहीं बहन, मैं भी यही पूछ रही थी सबसे, पर किसी को इल्म नहीं। जिस तरह इस घर के लड़के के हाथों में हाथ डाले दीदा दिलेरी से खड़ी है, कोई गहरा रिश्ता लगता है। एक और औरत की बात पर उसी दफ़ा दिलारा का रंग सफ़ेद पड़ा। वो तेज़ी से हमज़ा के हाथ से अपना हाथ निकाल गई। हाँ, अमजद भी बता रहा था कि लड़कों ने एक लड़की रखी हुई है घर पर। एक और तीर चला था जो सीधा दिलारा के सीने पर
व्यवस्थ हुआ था। ये किस्म किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं आप लोग। आपको शर्म नहीं आती कि इस मासूम के मुतालिक ऐसे बातें करते हुए? आप ही बेटियों वाले हैं, सब खुदा का खौफ खाएँ कुछ। हमज़ा उन सब की बकवास सुनता है एकदम पे भर गया था। ओ भाई, मासूम और शरीफ लड़कियाँ यूँ 4-4 गैर लड़कों के दरमियान नहीं रहती, और ऐसी लड़की को हमारी मासूम बेटियों से मत मिलाओ। शोर एकदम बढ़ा तो साकिब, इबाद और हसाम जो ड्राइंग रूम में मर्दों के पास थे, वो भी जल्दी से लाउंज में आ गए और महज एक पल लगा था उन्हें मौजूद सूरत हाल समझने में। हाँ, सही कह रही हो बहन, ये कौन सा शराफत है कि अकेली खूबसूरत और जवान लड़की तन-तनहा 4 गैर मर्दों के दरमियान रह रही है। अल्लाह जाने कितने दफ़ा मुँह काला वो औरत बोल ही रही थी कि हमज़ा और हसाम एक साथ धारते उसे खामोश करवा गए। किसी पर बहतान बाँधने से पहले इंसान को अपने गिरबान में झाँक कर देख लेना चाहिए। मैं चाहूँ तो आप में से हर एक के घर के पर्दा खोल सकता हूँ, पर इतना बेगैरत और बेज़मीर नहीं हूँ। बोलते हमज़ा का सांस फूल गया। और जिस लड़की पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप जानती हैं ये कौन है? ये साकिब भैया की होने वाली बीवी है और हम तीनों की बहन है। हसाम की बात पर मोहल्ले वालों का तो क्या, खुद घर वालों का मुँह खुल गया। साकिब दिलारा साकिब को और इबाद और हमज़ा मुँह खोले हसाम को देख रहे थे, पर अगले ही पल वो सब अपने तासुरात दुरुस्त कर चुके थे। महज दिलारा थी जो हुनक बनी सबको देख रही थी। अगर ये साकिब की मंग है तो तुम लोगों के घर क्या कर रही है? उसके माँ-बाप और बाकी घर वाले कहाँ हैं? लोगों की तसल्ली कहाँ होनी थी भला? भाभी के माँ-बाप का इंतकाल हो गया, ये अकेली थी तो हम इन्हें यहाँ ले आए। वैसे भी इस इतवार को निकाह है, फ़िक्र मत करें, आप लोगों को ज़रूर बुलाया जाएगा। मज़ीद कुछ सुनना बाकी है। वो एक बाद के बाद एक धमाका करता सुकून से सीने पर हाथ बाँधता सवालिया नज़रों से सब पर दौड़ा गया था। अपने सवाल के जवाब में उसे महज़ खामोशी ही मिली थी। अज़ान होने में 2 मिनट बाकी थे। बैठ जाओ आप सब और हम तीनों मेरे साथ आओ। साकिब संजीदगी से बोलता उन्हें अपने साथ आने का कहता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो वहीं खड़ी थी जब हिजाब किए एक लड़की उसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं चांदनी हुई बात भाई की दोस्त की बहन। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, क्या हम कमरे में जा सकते हैं? उस लड़की की नर्म खूबसूरत आवाज़ पर वो बेसाख्ता सा सर हिलाती उसे अपने साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। ये सब क्या था? हसाम साकिब की ज़रूरत से ज़ायद संजीदा आवाज़ पर हसाम ने थूक निगलते बाकी दोनों की तरफ देखा, पर वो यूँ हो गए जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। भैया, वो दरअसल इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, दिलारा की खौफनाक चीख सुनते सब उसकी कमरे की तरफ भागे। ये सब क्या था? हसाम साकिब की ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा आवाज़ पर हसाम ने थूक निकलते बाकी दोनों की तरफ देखा, पर वो यूँ हो गए जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। भैया, वो दरअसल इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, दिलारा की खौफनाक चीख सुनते सब उसके कमरे की तरफ भागे। सबसे आगे साकिब, उसके पीछे इबाद और उसके पीछे हमज़ा और हसाम थे। वो कमरे में पहुँचे थे। दिलारा बेड पर खड़ी आँखें बंद की चीखते चली जा रही थी। क्या हुआ दिलारा? साकिब ने तशवीश से इस्तफ़सार किया। तो उसकी आवाज़ सुनते ही वो पट से आँखें खोलती तीर की तेज़ी से बेड से उतरकर साकिब की तरफ भागी। उसका बाजू पकड़कर उसके साथ खड़ी हो गई। वो मैं बाथरूम में थी, मैं नहा रही थी जब वो एकदम बाथरूम में आ गया। वो जो उसके भीगे वजूद को अपने करीब तर खड़ा होने पर खुफ़की का शिकार था। दिलारा की बात पर उसका चेहरा पल भर में सूख पड़ गया। कौन था वहाँ? वो दिलारा की गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद करवाता सख्त तेवर लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा, जबकि पीछे वो तीनों भाई सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे थे। साकिब एक झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो उसे खाली पाया। यहाँ कोई भी नहीं है, बताओ दिलारा कौन था? वो वापस आते दिलारा के करीब खड़ा हुआ लहू रंग आँखों समेत बोला तो उसके ऐसे तेवर पर तीनों भाइयों के दरमियान नज़रों का तबादला हुआ। वो बाथरूम में ही था। मैं बाहर आई तो मेरे पीछे से बाहर आ गया। अभी मेरे सामने बेड के नीचे गया। वो खौफज़दा नज़रों से बेड के नीचे फ़र्श को देखती हुई बोली तो साकिब नासमझी से उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगा। भैया, ये हमज़ा के सच्चे पक्के यार की बात कर रही हैं? आसाम लापरवाही से बोला। तो उसके जवाब पर साकिब को झटका लगा। मतलब ये सारा खौफ और चीखो-पुकार महज़ एक कॉकरोच की वजह से थी। साकिब ने अपने भाइयों पर एक बेबस नज़र डाली जो हँसी छुपाने की जान तोड़ कोशिश कर रहे थे। दिलारा, वो एक छोटा-सा कीड़ा आपका क्या बिगाड़ सकता है जो आप इस कदर खौफ़ज़दा हैं? वो तहम्मुल से मुस्तफ़सर हुआ तो दिलारा शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। घर में कीड़े मार पाउडर नहीं पड़ा क्या? इसने डरते-डरते साकिब से नज़रें चुराकर हसाम और हमज़ा की तरफ देखकर पूछा। नहीं, हम कॉकरोच के इतने नखरे नहीं उठाते। आज पाउडर देंगे तो कल परफ्यूम माँगने लगेगा। ये कहाँ लिखा था कि हसाम सीधा जवाब दे देता? इसके जवाब पर इबाद ने उसकी गर्दन पर रख कर एक थप्पड़ मारा जिस पर वो बिलबिला कर रह गया। मैं कॉकरोच के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। वो रुआँसी होती हुई बोली तो उसकी अजीबोगरीब बात पर हमज़ा और हसाम की हँसी छूट गई, जबकि इबाद भी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करने लगा। साकिब ने कड़ी निगाह इन तीनों पर डाली तो वो शरीफ बनकर खड़े हो गए। ओके, फिर मुझसे निकाह कर लें ताकि इसका कॉकरोच की बजाय आप मेरे साथ कमरे में रह सकें। उसके खिलाफ तवक्को बात पर जहाँ दिलारा की आंखें फैल गई हुई, तीनों भाई भी मुंह खोले अपने मिसने भाई को देखने लगे। जज जी, वो हौनकपंती पूछने लगी तो उसके चेहरे के तासुरात पर साकिब मुस्कुराहट रोकने की खातिर लब भेंच गया। हाँ जी, साफ लफ्ज़ों में पूछता हूँ मोहतरमा, क्या आप मेरे 3 अदद छोटे भाइयों की बड़ी भाभी बनकर मुझे अपना शुक्रिया अदा करने का मौका देंगी? उसके सवाल पर जहाँ तीनों भाई होश में आते सीटी बजाने लगे, वहीं दिलारा का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। आसाम आपके कमरे से भी कॉकरोच निकाल देता है और आप सुबह तक सोचकर अपने जवाब से आगाह कर दीजिएगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्बत जवाब ही देंगी। अपनी बात मुकम्मल करता वो कमरे से निकल गया तो इसके पीछे ही बात भी दिलारा की सर पर मुस्कुराकर हाथ रखता कमरे से निकल गया, जबकि हसाम और हमज़ा ने दिलारा को छेड़-छाड़ कर
उसका बुरा हाल कर दिया, इतना कि वो बेचारी काकरोच की मौजूदगी और उसका खौफ ही भूल गई। ज़ैन का एक्सीडेंट हो गया था, वो 2 दिन से अस्पताल में दाखिल था। ज़ैन की एक बहन और अम्मी थी, बस वालिद हयात नहीं थे। 2 दिन से बाद अस्पताल में एक घन चक्कर बना हुआ था। अभी भी उसकी अम्मी अस्पताल थी। उन्होंने बात को घर से ज़ैन के लिए सूप लेने के लिए भेजा, जो चाँदनी मचा चुकी थी। वो ज़ैन के घर के बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटाता उसके खुलने का इंतज़ार कर रहा था। जी कौन? वही मीठी आवाज़ इबाद के कानों से टकराई तो उसे अपनी रूह तक सुकून फैलता हुआ महसूस हुआ। ज़ैन और इबाद मोहल्लेदार होने के साथ बचपन के दोस्त भी थे, पर ये दोस्ती घर के बाहर तक ही महदूद थी। चाँदनी पर्दा करती थी, इसलिए इबाद कभी उसका चेहरा देख नहीं पाया, पर वो उसकी खूबसूरत आवाज़, नाजुक सी मोमी हाथों का दीवाना था। उसे पता था ये लड़की हसीन तर थी। इबाद को पता ही ना चल सका कब उसके दिल में चाँदनी के लिए मोहब्बत पैदा हुई। मोहब्बत हमारे इख्तियार में थोड़ी हुआ करती है, ये तो कभी भी किसी से भी हो जाया करती है। बस इबाद जमाल को भी चाँदनी इलियास से मोहब्बत हो गई थी। न जाने कब मैं हुई इबाद उसके जवाब पर वो थोड़ा-सा दरवाज़ा खोल गई। आप रुके, मैं खाने के बैग लेकर आती हूँ, अपनी अजली नर्म आवाज़ में कहती। वो फिर से दरवाज़ा बंद करती पलट गई। उसकी वापसी ठीक 2 मिनट हुई थी, शायद वो पहले ही खाना पैक करके रख चुकी थी। घर के हाथ खुले दरवाज़े से एक मोमी हाथ बाहर आया तो इबाद की आँखें उसके नाज़ुक हाथ पर जम सी गईं। किस कदर खूबसूरत से तराशता था ऊपर वाले ने उसके हाथों को, ये पकड़ लें भाई। उसकी रोई सी आवाज़ पर जहाँ होश में आता खुद को मलामत करता अपनी नज़रें हटाकर बैग पकड़ गया। वहीं उसके भाई कहने पर उसके मुँह के ज़ाविये बुरी तरह बिगड़ गए, जैसे कड़वा बादाम चबा लिया। उसके बैग पकड़ने की ही देर थी, फिर से दरवाज़ा बंद कर गई। कोई नहीं बात बेटा, तेरा वक़्त भी आया। गमों में बड़बड़ाता वो सामने खड़ी अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया, जबकि लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट चमक रही थी, जो यकीनन किसी के खुशगवार ख़्याल की अलामत थी। हसाम उठो जल्दी, हरी मिर्चें और पुदीना ख़त्म हो गया है, पहले वो ला दो। वो लाउंज में सोफ़े पर नेम तराज मोबाइल पर गेम खेल रहा था जब दिलारा उसके पास आती हुक्म सुना गई, ये लेवल ख़त्म होने वाला है, फिर ला देता हूँ। वह हनूज़ गेम में मगन था, लेकिन मैं इफ्तारी बना रही हूँ, मुझे अभी चाहिए, वक़्त बहुत कम रह गया। उसकी बात पर हसाम ने एक दफ़ा नज़र उठाकर उसे देखा, फिर वापस मोबाइल में गुम हो गया। यार मैं गेम खेल रहा हूँ, आप हमज़ा को भेज दें। उसकी बात पर दिलारा उसे घूर कर रह गई। पहले उसे ही बोला था, पर वो अपने दोस्त की कॉल पर बाहर निकल गया, न जाने कब तक वापस आए। वो इसे बताती एक नज़र घड़ी पर डाल गई, जहाँ इफ्तारी में थोड़ा वक़्त ही रहता था। इबाद भैया से बोल देना। फिर उसकी लापरवाही पर दिलारा दाँत कुचकचा कर रह गई। इबाद भैया अस्पताल गए होंगे, इफ्तारी बाहर ही करेंगे। आज तुम उठ रहे हो या लगाऊँ एक थप्पड़? हसाम के कहने पर वो उसे नाम से ही पुकारती थी। अब चंद दिनों में वो सब में घुल मिल गई, जैसे हमेशा से यहीं रहती थी। अच्छा फिर आपके होने वाले सरताज घर वाले आने वाले हैं, उनको कॉल करके बोल दो वो ले आएँ। क्या शाम के फजूल गोई पर वो कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंकती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब बाकी बस साकिब वाला ही ऑप्शन बचा था। साला वो लड़कों के शोर पर जैसे ही किचन से बाहर निकली, सामने नजर आता मंजर देखकर चीख उठी। हमजा के सर और बाजू पर पट्टी बंधी थी, जबकि पाँव भी जख्मी था, चेहरा खराशों से पुर था। हसाम और एक और लड़के ने उसे सहारा दे रखा था। ये क्या हुआ इसे? हसाम वो तेज़ी से उसके करीब आती, उसका चेहरा नरमी से छूती, तड़प कर हसाम से पूछने लगी, कुछ नहीं हुआ, बस छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया है। हसाम उसे कमरे में ही ले चलते हैं। साकिब इन दोनों के पीछे ही घर में दाखिल हुआ था और साफ ज़ाहिर था कि इस मामले से लाइल्म नहीं। दूसरा लड़का घर से बाहर निकल गया तो साकिब और हसाम उसे सहारा देते कमरे में ले गए। दिलारा भी तेज़ी से उनके पीछे गई थी। साकिब और हसाम उसे बेड पर बिठाकर पीछे हटे तो दिलारा हमज़ा के पास बैठ गई। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? वो आँखों में आँसू लिए हमज़ा से पूछने लगी तो तीनों भाई उसे देखकर रह गए होंगे। आप ही यार, आप रो क्यों रही हैं? एकदम ठीक हूँ मैं। ये हल्की-फुल्की चोटें आपके भाई का क्या बिगाड़ लेंगी? मैं यहाँ हँस रहा हूँ और आप रो रही हैं। तकलीफ में था पर उसे पुरसकून करने के लिए हँसकर बोला तो दिलारा उसे घूर कर रह गई। मुझे सब नज़र आ रहा है, कितनी लगी है और कितनी नहीं। अज़ान होने वाली है, मैं जल्दी से कुछ हल्का-फुल्का बना देती हूँ और हसाम तुम यहाँ कमरे में ही बर्तन रखो, हम यहाँ आज अफ्तारी करेंगे। हसाम को हुक्म देती हुआ हमज़ा का गाल थपथपाकर उठ गई। अफ्तारी के बाद वो सब हमज़ा के पास ही बैठे चाय पी रहे थे जब साकिब एकदम दिलारा की तरफ मुतवज्जे हुआ। दिलारा, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, मैं मुंतज़िर हूँ। साकिब एकदम दिलारा से मुस्तफसर हुआ तो उसका सांस जैसे रुक सा गया। क्या आप मेरी ज़ौजियत में आना पसंद करेंगे? वो एक दफ़ा फिर से अपना सवाल दोहरा गया। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। चंद लम्हे खामोशी की नज़र करने के बाद वो बोली, तो क्या वजह? वो जैसे ही बहुत ज़ब्त से पूछ रहा था, क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। वो उन पर सब पर धमाका करती शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई, जबकि इन तीनों भाइयों की आंखों में तैरती बेयकीनी आवाज़ें ही थी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। चंद लम्हे खामोशी की नज़र करने के बाद वो बोली, भाई तो क्या वजह है? वो जैसे बहुत ज़ब्त से पूछ रहा था, क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। वो उन सब पर धमाका करती शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई, जबकि उन तीनों भाइयों की आंखें में तैरती बेयकीनी आवाज़ें थी। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले हमज़ा की बेयकीनी आवाज़ निकली थी। उन सब की आंखों में तैरती बेयकीनी देखकर दिलारा का दिल किया ज़मीन में गड़ जाए। आंसू तेज़ी से आंखों की सतह गीली करने लगी थी। दिलारा, बेहतर होता अगर आप आधी सच्चाई की जगह पूरी सच्चाई बयान करती। साकिब की पुरसकून आवाज़ पर दिलारा ने झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी भीगी सुर्ख आंखें देखता साकिब बमुश्किल ही नज़र उस पर हटा पाया। का क्या मतलब? वो नासमझी से बोली तो साकिब सुकून से अपने बाजू सीने पर बांधता ईज़ी होकर बैठ गया, जबकि बाकी सबकी सवालिया नज़रें उस पर ही जमी थीं। अब शायद आपको शादीशुदा लफ्ज़ की जगह बेवा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। साकिब की बात पर दिलारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कैसे जानता था कि उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच? क्या तीनों भाई एक कोर्स में चीखे थे? मोहतरमा दिलारा साहब 10 साल की उम्र में ही बगैर रुख़्सती के बेवा हो चुकी थी। उनके इंकशाफ पर दिलारा ज़ब्त से आंखें मैच गईं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? शाम के हल्क से
फंसी फंसी आवाज़ बरामद हुई। दिलारा ने गहरा सांस भरते हुए नज़रें झुकाकर बोलना शुरू किया। वो बहुत छोटी थी, जिन जब यतीम हो गई थी, माँ बाप का साया सर से उठ गया था, तो चाचा अपने पास ले गए। चाचा को बहुत मोहब्बत थी अपनी भतीजी से, इसलिए चंद साल गुजारे। उनका बेटा अहमद 18 का और दिलआरा 10 साल की हुई तो चाचा ने अपनी बीवी की मुखालफत के बावजूद दोनों का निकाह कर दिया, ताकि भाई की निशानी हमेशा अपने पास रख सके। निकाह के कुछ रोज़ बाद की बात है, जब अहमद कॉलेज से वापसी पर एक रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर अल्लाह को प्यारा हो गया। नन्ही सी दिलारा पर इतनी सी उम्र में ही मनूस का टप्पा लग गया। चाची ने जीना दो बार कर दिया। दिलारा 18 की हुई तो चाचा की दहलीज चपके से पार कर गई। तब से अब तक हॉस्टल के धक्के खाते उम्र गुजर गई थी, जबकि एक हसीन हादसे के तौर पर वो उन मुखलिस लोगों तक आ गई थी। वो चुप हुई तो हसाम उठकर उनके करीब बैठता, उसके सर पर हाथ रखता, उसे आंसू बहाने से बाज रखने लगा। अभी इन सब में आपका तो कोई कसूर नहीं था। लोगों की गंदी सोच का इलाज कहाँ किया जा सकता है। हमजा की बात पर सारी लाती सर झुका गई। फिर क्या डेट फिक्स करें निकाह की? साकिब की बात पर दिलारा ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। आंखें शौक से फैली हुई थी। भैया, मेरे ख्याल से कल का दिन ही बेस्ट है। निकाह में देरी नहीं करनी चाहिए, क्या ख्याल है? असम की बात पर साकिब संजीदगी से सारी हिला गया, लेकिन मैं दिलारा ने कुछ बोलना चाहा तो साकिब हाथ उठाकर उसे खामोश करवा गया। जो आपके साथ हुआ यकीनन बहुत बुरा हुआ था, लेकिन इन सब में कहीं भी रही बराबर भी आपका कसूर नहीं था। आप में कोई ऐसा ऐब नहीं जो आप इनकार करें। हाँ, अगर मुझ में कोई ऐब है तो आप बता सकती हैं। साकिब की बात पर वो तेजी से सर हिला गई। भला इसमें कोई बुराई कैसे हो सकती है? फिर क्या ख्याल है? वो फिर से सवाल दोहराया तो दिलारा गहरी सांस भरती आंखें मूंद गई। कभी ना कभी किसी न किसी का तो होना ही था। अब तो फिर साकिब ही क्यों नहीं? उसने महफूज और मोहब्बत भरा ठिकाना और लोग कहाँ मिलते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, मैं तैयार हूँ। धीमी आवाज़ में अपना जवाब सुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई, पर अपने पीछे उठने वाला पुरजोर शोर उसे साफ सुनाई दे रहा था, जिस पर मुतमईन सी अल्लाह का शुक्र अदा करने कमरे की तरफ बढ़ गई। असम, यार थोड़े पैसे चाहिए। हमजा की बात पर असम ने आंखें घुमाते उसे देखा। भाई, अपने पास तो ज़ाहिर खाने के पैसे भी नहीं है, तुझे कहाँ से दूँ? लापरवाही से कहता वापस अपने मोबाइल में गुम हो गया। अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद है। अब हमजा की बात पर असम ने नज़र उठाकर सवालिया नज़रों से उसे देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि कौन सा मकसद ज़िंदगी में? बस इतना पैसा तो ज़रूर कमाना है कि जिसके पास ज़हर खाने के पैसे नहीं, उसके इस नेक मकसद के लिए पैसे दे सकूँ। उसकी बात पर हसाम उसे हाथ से लानत का इशारा करता कमरे से निकल गया, तो उसके तासुरात देख के हमजा की हंसी छूट गई। रोज़े का तो पता ही नहीं चला आज रोज़े का तो पता ही नहीं चला आज। हमज़ा हसाम के साथ बराबर सोफ़े पर बैठकर जमाई लेता हुआ बोला, हाँ, सारा दिन सोने के बाद। हसाम की तन से भरपूर आवाज़ पर जहाँ दिलारा का लबों से हंसी फैल, हमज़ा बुरा सा मुँह बना गया। भाई, आज के बाद ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। वो नाराज़गी से कहता सोफ़े पर नेमदराज़ हो गया। वो ऐसा मौजज़ा क्यों कर रोनुमा हो गया, वो भी इस सदी में? हसाम के सवाल पर हमज़ा ने चेहरे से तकिया हटाकर बहुत अकड़ कर उसे देखा, क्योंकि सांस पी लूँ तो 4 लोग दूर हो जाते हैं। वो भरपूर एक्टिंग करता बोला था। दिलारा मज़े से बैठी उनकी नोक-झोंक से मुस्तफ़ीद हो रही थी। बेटा, तुझे एक अदद अच्छे टूथपेस्ट की ज़रूरत है, बस बदबूदार सांसें लोगों को दूर होने पर ही मजबूर करेंगी ना। आसाम एक दफ़ा फिर मैदान मार चुका था, जिस पर अब की बार दिलारा के साथ साथ लाउंज में दाखिल होते ही बात की हंसी भी शामिल हो गई। पार्सल आ गए। बात के हाथों में मौजूद बैग्स देखते हमजा पुरजोश होकर बैठा हुआ पूछने लगा, तो बाद मुस्कुराता हुआ सर हिला गया। आसाम भी पुरजोश होकर उसके करीब आ गया। ऐसा क्या है इनमें जिस पर इस कदर खुश हुआ जा रहा है? दिलारा इन तीनों के चमकते चेहरे देखकर पूछे बगैर ना रह सकी। आपके सुहाग का जोड़ा? आसाम की शौक आवाज़ पर बेसाख्ता दिलारा की गुलाबी गुलाबी गाल लाल हो गए। यहाँ आए आप भी मिलकर देखते हैं। हमजा के इश्तियाक से बोलने पर दिलारा उनके करीब ही नीचे मैट पर बैठ गई। तो ये बाद बैग्स खोलने लगा। देखते हैं, हमारी होने वाली भाभी को हमारी पसंद पसंद भी आती है। यानी हमजा की बात पर दिलारा उसके सर पर चपत रसीद कर गई। दिलारा शॉपिंग पर जाने से मना करती हुई उन्हें कह चुकी थी कि वो अपनी मर्जी से जो भी लाएंगे वो खुशी खुशी पहन लेगी, जिन पर उन सबके चेहरे खिल उठे थे। कितना शौक था उन्हें कि उनकी कोई बहन होती तो उनके सब शौक पूरे करते। दिलारा की सूरत में उनका ये ख्वाब पूरा हो रहा था। अंतु उन्होंने साकिब के मशवरे से ऑनलाइन चीज़ें पसंद करके ऑर्डर कर दी थी। अर्जेंट डिलीवरी के साथ निकाह इतवार की जगह जुमा को रखा गया था, जिसकी वजह से उन्हें तैयारी का वक्त मिल गया था। पहले बैग में से सुर्ख और दूसरी जोड़ा निकाला, जिसे देखकर दिलारा के मुंह से बेसाख्ता तमाशा निकला था। ये जोड़ा उसकी सोच से बढ़कर हसीन था। खुलते हुए सुर्ख रंग लहंगे पर सुर्ख खूबसूरत काम किया गया था। जोड़े के अलावा 3 जूते, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, फेस वॉश, लोशंस, मेकअप का सामान और घर पहनने वाले कुछ जोड़े थे। हर चीज़ बहुत खूबसूरत और नफीस थी। हमने बस चंद एक ज़रूरी चीज़ें खरीदी हैं निकाह के लिए, बाकी शॉपिंग आप भैया के साथ जाकर पसंद करिएगा। ये बात की बात पर दिलारा की आंखें भीगने लगी। माँ बाप के बाद दर दर की ठोकरें खाने वाली लड़की ने कहाँ देखी थी ऐसी मोहब्बत, और ऐसा मान किसने दी थी उसे आज तक ऐसी इज्जत? उसकी बरसती आंखें देखकर वो तीनों एकदम परेशान होकर उठे। क्या हुआ? आप ही क्यों रो रही हैं आप? हमजा बेचैनी से उसके नज़दीक आता पूछने लगा, क्या आपको हमारी पसंद की गई चीज़ें अच्छी नहीं लगी? आप रोए मत, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही मिल जाएगा। आसाम भी उसे तसल्ली देता बोल उठा, जैसा दिलारा जी दिलारा, आसाम सही कह रहा है, हम आपको पसंद की चीज़ें मंगवा लेते हैं, इनमें से कौन सी बड़ी बात है? कोई ये बात भी आसाम से इत्तेफाक करता बोल उठा। दिलारा को मज़ीद रोने आने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस इतनी मोहब्बत और मान देखते मेरी आंखें भर आई। ये सब मेरी सोच से बढ़कर खूबसूरत है। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी तो इन तीनों भाइयों की जान में जान आई। कसम से हसैन नारा, आपने सही को कीला वाला किरदार अदा किया और अब पल में गोपी बहू बन गई, डरा कर रख दिया हमें। आसाम ने हमेशा की तरह उल्टी मिसाली दी। दिलारा हंसती हुई उसके कंधे पर थपड़ जड़ गई। अल्लाह अल्लाह, इतना नाजुक हाथ नाश्ते में फूल खाती हैं क्या? हसाम
हसाम की जुबान फिर से फिसली तो दिलारा हंसती चली गई। उसे खुश देखकर वो तीनों भाई सुकून भरा सांस भर गए। कसम से हुसन, यार मैं तो थक गया। हमजा धूप से सोफे पर बैठता हुआ बोला तो पास खड़े हसाम ने उसे भरपूर गोरी से नवाजा। ऐसा कौन सा भारी काम किया तुम्हारे इस नाजुक वजूद ने जो थक गए हो तुम? हसाम ने उसके कंधे पर थप्पड़ किया तो हमजा चीख उठा कि इन जालिम लोगों के हाथे चढ़ गया हूँ मैं भी। लोगों के भाई होते हैं एक जो अपने छोटे भाइयों पर एक खरोच भी नहीं आने देते, और एक यहाँ मेरे भाई हर वक्त मुझे पंचिंग बैग समझकर धोते रहते हैं। सुन उसकी रूहान सी आवाज़ पर पास से गुजरती दिलारा फौरन उसके पास आई। क्या हुआ मेरी जान, किसने कुछ कहा है क्या? वो हमजा के पास बैठती परेशानी से पूछ उठी। वो अभी बात के साथ सैलून से आई थी फेशियल वगैरह करवा के। आप ही मेरे भाई हर वक्त मुझे गंदे कपड़े समझ कर धोते रहते हैं। वो अपना दुखड़ा फिर से रो बैठा था। सर और इबाद भाई तो नहीं मारते कभी, बस हसाम ही मजाक मजाक में मार लेता है, वो तेजी से बोली, जिस पर हमजा के साथ साथ हसाम की आंखें भी फैल गईं। जिसके बाद लब दबा कर बैठ गया। वाह भाई वाह। सर की हिमायत में फौरन बोल उठी। आप और मैं जो दिन रात आप ही करता रहता हूँ, मेरा कोई ख्याल नहीं। उसकी आवाज़ में मसनूई हैरत के साथ साथ शरारत भी नाच रही थी, जैसे महसूस करते दिलारा की गुलाबी गाल दहक उठे। फजूल बातों को छोड़कर तैयारी शुरू कर दो, अब मजीद घंटे तक मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। साकिब की संजीदा आवाज़ सुनते जहाँ वो तीनों भाई सीधे होकर बैठे वहीं दिलारा सर पर लिया दुपट्टा पेशानी तक खींच गई, जिस पर हसाम और हमजा सीटी बजाने लगे। उनकी हरकत पर साकिब ने उन्हें घूर कर देखा जो दिलारा को तंग कर रहे थे। आप ही आपको पता है कल मैंने खुद को टीवी में देखा। हसाम की बात पर दिलारा ने एक झटके से चेहरा मोड़कर हसाम की तरफ देखा। सच में? वो पुरजोश होती सवाल करने लगी तो उसका जोश देखते साकिब के लब धीमी सी मुस्कुराहट में ढल गए, जबकि बाकी दोनों भाई सुकून से बैठे थे जैसे जानते हो अच्छी तरह हसाम को। हाँ ना, आप भी तो खुद को देख सकती हैं। उसकी बात पर दिलारा के चेहरे पर नासमझी भरे तासुरात फैल गए। ऊपर वो कैसे? उसके सवाल पर साकिब नफी में सर हिलाता अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसे दिलारा पर भी हंसी आ रही थी जो अब तक हसाम की आदत को समझ ना सकी थी। ज़ाहिर है टीवी बंद करके उसकी बात पर जहाँ हमजा और आबाद की हंसी छूटी थी वहीं दिलारा पास पड़ा कुशन उसके सर पर मार गई, जिसे वो हंसते हुए थाम गया था। वो नम आंखें लिए चांदनी के कंधे से लगी बैठी थी। अभी कुछ सेकंड पहले ही वो अपने पूरे हकूक साकिब जमाल को सौंप कर अपने जिस्म जान का मालिक बना चुकी थी। चांदनी उसके पास ही बैठी थी। निकाह के वक्त निकाह होते ही मौलवी साहबा तीनों भाई कमरे से बाहर चले गए तो दिलारा चांदनी के कंधे से लगती रो दी। उसे इस वक्त इसी हमदर्द कंधे की शदीद ज़रूरत थी। माँ बाप की कमी तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर महसूस होती थी, पर आज के दिन ये कमी बहुत ज़्यादा खुल रही थी। किसी बदनसीब दुल्हन थी वो जैसे अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े दिन माँ बाप की शफ़क़त ही ना मिल पाई। गले से लगाकर दुआ देने वाला कोई अपना ही उसके साथ ना था। बस करें दिलारा, इतनी प्यारी लग रही है, रो रख कर सब खराब कर लेंगी। चांदनी की मोहब्बत भरी डांट पर वो आंखें पहुंचती उससे अलग हुई। हम अच्छी दोस्तें हैं ना, तो अपनी दोस्त की मान कर ये आंसू साफ कर लें और प्यारी सी स्माइल दें मुझे जल्दी। इतने ख़ास मौके पर ऐसी रूखी सी सूरत मत बनाएं। वो खुद से दिलारा के आंसू साफ करती हुई बोली तो उसकी मोहब्बत महसूस करती दिलारा दिल से मुस्कुरा दी थी। गुजरे चंद लम्हों में उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी थी। अभी वो मजीद कोई बात करते जब दरवाज़ा नॉक करके हसाम, हमजा और इबाद कमरे में दाखिल हुए। वो तीनों दिलारा को बड़े भाइयों की तरह प्यार और दुआएं देकर उसे अपने साथ का एहसास दिला गए। चांदनी आप ही दिलारा आप ही को बाहर ले चलें। अब हसाम ने काब में छुपी हुई चांदनी से बोला तो वो सारी हिला गई। वो खुद भी बाहर जाना चाहती थी क्योंकि इबाद की नज़रें उसे परेशान कर रही थी। साकिब अपने दोस्तों के साथ बैठा उसकी शरीर बातों से महसूस हो रहा था जब एकदम किसी एहसास के तहत अपनी आंखें उठा गया। ये आंखें उठाना ही जैसे ही भारी पड़ गया दिलो दिमाग पर। सामने ही वो ऐसे हसीनाओं के हसन को मात देती दिलारा उसके दिलो जान पर कब्जा जमाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसके नाम के लाल जोड़े में मलबूस उसी के नाम के श्रृंगार किए उसके दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। वो एक ट्रांस की कैफियत में अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ कदम उठाता उसके आगे अपना मजबूत हाथ फैला गया। उसकी हरकत पर तालियों और सीटों का तूफान उमड़ आया, जिस पर वो बजाय खजल होने के पूरे दिल से मुस्कुराकर हाँ सर को खम दे गया। हमजा ने दिलारा का लचता कांपता हाथ पकड़कर साकिब के हाथ में दिया तो वो मेहंदी और चिड़ियों से सजे उसके नाजुक हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता उसे अपने साथ लिए सोफे की तरफ बढ़ गया, जिसे उसके भाइयों ने बहुत मोहब्बत से फूलों से सजाया था। उसे बिठाकर वो खुद उसके साथ बैठा तो उसकी इस कदर नज़दीकी पर दिलारा का दिल बाहर आने को हो गया था। उसने कहाँ महसूस किया था भला आज इससे पहले ऐसा अनोखा और अछूता एहसास। बारी बारी सब आकर उन्हें मुबारकबाद दुआ देते उसके दोनों का मुंह मीठा करवाने लगे। उनकी घबराहट महसूस करते साकिब ने फिर से उसका हाथ अपने हाथ में कैद कर लिए, जिस पर वो अपनी झुकी हुई गर्दन मजीद झुका गई। हमजा किचन से बाहर आ रहा था जब उसे सामने वाले घर की आमना नजर आई। उसकी शरारत की रग भड़क उठी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। कैसी हो आमना? उसकी आवाज़ पर आमना चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी जो सफ़ेद सलवार कमीज में अच्छा खासा हैंडसम लग रहा था। मैं बहुत अच्छी हूँ और मज़े की बात आज तुम भी गलती से अच्छे लग रहे हो। इसे ऊपर से नीचे तक देखती बोली तो हमजा फर्जी कॉलर झाड़ गया। खैरियत है ना? आज मुंह से अंगारे बरसाने के बजाय तारीफ करी हो, कहीं इस हैंडसम पर दिल तो नहीं आ गया? हमजा उतरा कर बोला तो आमना की हंसी निकल गई। किसी खुशफहमी में हो बेटा, मुझे छोटे बच्चे नहीं पसंद, मुझे मैच्योर मर्द अच्छे लगते हैं। आमना अपने बाल झटकती एक अदा से बोली थी मेरे दोस्त के दादा
अब वो सिंगल हैं कहो तो बात चलाऊं। वो हंसी जब्त करता सीरियस होकर बोला तो हमना गुस्से से सुर्ख पड़ गई। इशारे से उस पर लानत भेजती वो तनफन करती वहां से निकली तो हमजा के पीछे हंसी जब्त करते आसाम का जबरदस्त कहका पड़ा था। अगले ही पल वो दोनों भाई वहां खड़े पागलों की तरह हंस रहे थे। वो बाहर दोस्तों को अलविदा करने जा रहा था जब उसकी नज़र बेसाख्ता किचन की तरफ पड़ी। गुलाबी सूट में मलबूस कोई नाजुक सी लड़की पुष्ट किए खड़ी थी। लड़की के लिबास और सर पर किए गए हिजाब और लिबास से उसे एक सेकंड में पता चल गया कि लड़की कौन है। दिल की बेसाख्ती पर वो कदम आगे हुआ तो 2 कदम वो आगे हुआ तो चेहरा का थोड़ा-सा रुख देखकर अंदाज़ा हो गया कि निकाब उतरा हुआ था। वो सब कुछ से पुष्ट डालता तब 1 कदम वो आगे बढ़ने लगा। दिल था कि बेसाख्ता धड़कने लगा। वो भी पूरे जोश से अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते दिलारा एकदम चेहरा मोड़ गई थी तो जहाँ ही बात के सामने पाकर वो रुआन सी हुई वहीं बात के सामने ज़मीन व आसमान घूम गया। ऐसा गहरा शॉक लगा था कि नज़र हटाना ही भूल गया। उसकी शाकी नज़रें महसूस करते वो खुद को मलामत करती लरज़ती उंगलियों से निकाब वापस चेहरे पर चढ़ाती चाय की ट्रे पकड़कर तेज़ी से एक साइड से निकलती दिलारा के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो अभी तक शॉक में था। ये थी चांदनी यहाँ की शक्ल-सूरत की दिखने वाली लड़की चांदनी थी। उसकी खूबसूरत आँखों और नाज़ुक मोमी हाथों-पैरों को देखकर वो तो कुछ और ही तसव्वुर कर बैठा था और यहाँ उसे अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। जेब में पड़ा मोबाइल थरथराया तो वो बाकी सब कुछ पसे-पुश डालकर बाहर की तरफ चल दिया। लाल और सुनहरी इम्तिज़ाज के खूबसूरत लहंगे में सजी-संवरी वो परेशान-सी बैठी थी। हमेशा सादगी में रहने वाली दिलारा पर निकाह के जोड़े में टूट-कर रूप आया था। आसाम और हमज़ा तो बार-बार उसकी नज़र उठाते उसे झिपने पर मजबूर कर रहे थे। थोड़ी देर पहले वो चांदनी से उसे उसके और साकिब के मुश्तरका कमरे में बिठा गई थी जो गुलाब और मोतिये के फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। इन दोनों भाइयों ने अपने बड़े भाई और आपी की शादी पर खूब अरमान पूरे किए थे। अभी वो कमरे में नजरें ही दौड़ा रही थी जब एकदम कमरे के दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। वो तेजी से सीधी होकर बैठी घूंघट फिर से चेहरे के आगे डाल डाल गई थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने अपने कमरे की पहरादारी के लिए किसी को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी और ना ही आज जुमेरात है तो फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर ये नाका क्यों? साकिब इन तीनों भाइयों को अपने कमरे के दरवाजे पर रास्ता रोके खड़े देखकर शरारत से मुस्तफसर हुआ तो उसकी बात पर इन दोनों के मुंह खुल गए। नहीं, सबसे पहले तो आप अपनी बात की वजाहत करें ना ज़रा। हम आपको किस ज़ाविये से फ़कीर लग रहे हैं? माना कि मेरे ये दोनों बड़े भाई कबूल सूरत से हैं पर मैं तो हूँ ना हसीन व जमील और ज़हीन व फ़तीन। कम अज़ कम मुझे देखकर अपनी बात पर नज़रसानी कर लेते आप। जनाब हमज़ा के मुँह से होती अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर हसाम और इबाद दोनों एक साथ उसकी पिछली गर्दन पर हाथ मार गए जिस पर वो करा कर रह गया। साले तू हसीन व जमील है तो क्या हमारे माथे पर ही बड़ा बड़ा फ़कीर लिखा है? हसाम हमज़ा को घूरता हुआ बोला तो साकिब उसे कड़ी नज़र से घूरता नवाज गया। इन दोनों का चतीस का अकड़ अभी ख़त्म नहीं होगा। आप जल्दी से हमारा नेक निकालें हमारे से नेक निकालें। बाद उन दोनों को दफ़ा करता हुआ आगे पर होकर बोला तो साकिब उसे नासमझी से देखने लगा। बाकी दोनों भी अपनी लड़ाई को किसी और वक्त के लिए छोड़ते मैदान में कूद पड़े अपना हक लेने के लिए। सारा हक इत्थे रख। हसाम अपनी हथेली साकिब के सामने फैलाता अकड़ कर बोला तो बाकी दो भी तेजी से सर हिलाकर उसके अगल बगल खड़े हो गए। कौन सा नेक और कौन सा हक? शादी का तौक मेरे गले में पड़ा है और सठिया तुम लोग गए हो। साकिब नफ़ी में सर हिलाकर बोलता एक साइड से कमरे में दाखिल होने की कोशिश करने लगा तो वो तीनों तेजी से उसके आगे शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़े होते उसका रास्ता रोक गए। चच चच भैया, बहुत अफसोस हुआ जानकर कि इतने ज़हीन प्रोफेसर और हमारे बड़े भैया होते हुए आपको हमारे इस नेक का इन्हें ही पता। नाक कटवा दी हमारी आपने यार। हसाम के एक्सप्रेशन की तेज़ी से चलती ज़ुबान का कोई रोक नहीं सका। ये कहाँ लिखा था भला? निकाह वाले दिन अपने कमरे में दाखिल होने से पहले बहनों को पैसों की सूरत में नेक देना पड़ती है और अब चूँकि हमारी बहन तो कोई है नहीं तो यह हमारा ही बनता है ना। उसके चेहरे के तासुरात देखकर इबाद ने तफसील बताते उसकी परेशानी हल करने की कोशिश की। बनता तो नहीं पर ये लो क्या याद करोगे तुम लोग भी? वो जेब से पैसे निकालता बारी बारी इन तीनों की तरफ बढ़ा क्या उनकी शराफत देखते आसाम की शरारत भरी रग बहुत तेजी से फड़की थी। भैया वैसे इस वक्त आपको देखकर एक जुमला बहुत शिद्दत से मेरे जहन में गूंज रहा है। आसाम की शरारत भरी आवाज़ पर साकिब सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखने लगा। कैसा जुमला? उसे मुसलसल मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए अपनी तरफ देखते पाकर वो बिला आखिर पूछी बेटा रज़िया गुंडों में फंस गई? आंख मार कर कहता वो कहका लगाते अगली पल वहाँ से 9-2-11 होगा तो साकिब दांत कचसाता उसे कोस कर रह गया जबकि बाकी दोनों भी हंसी ज़ब्त करते अपने कमरों की तरफ चल दिए। वो कमरे में दाखिल होता अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गया। अंदर कदम रखते ही गुलाब की मैसूर कुन खुशबू नाक की नथनों से टकराती दिलो दिमाग पर एक खुशगवार असर छोड़ गई। नज़रें पहले सामने नजर आते हसीन तरीन मंजर से टकराई तो रूह तक इस एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। सामने हुई औरत उसके लिए हार सिंगार किए घूंघट ओढ़े बैठी थी जिसे कुछ देर पहले साकिब जमाल ने अपने निकाह में कबूल किया था। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके बिल्कुल सामने बेड पर टिक गया था। अस्सलाम वालेकुम उसके सलाम करने पर वो धीमी सी आवाज़ में जवाब दे गई तो उसकी लरजती आवाज़ से उसकी कैफियत महसूस करते साकिब जमाल के लबों को खूबसूरत मुस्कान ने छू लिया था। क्या मुझे घूंघट उठाने की इजाज़त है? वो अपने मजबूत हाथ उसके भारी दुपट्टे के किनारे पर रखता मुस्तफसर हुआ तो मैं सर हिलाती हिला के रह गई। उसके इकरार पर साकिब ने धीरे से उसका घूंघट पलटा। माशाल्लाह उसके हसीन से चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसके अल्फाज बासाख्ता साकिब जमाल के होंठों से फिसले थे जिन्हें सुनती दिलारा मजीद सुर्ख पड़ गई। सुर्ख और उसी जोड़े में सुनहरे जेवर पहने
हाथों पर साकिब के नाम की मेहंदी लगाए वो हसीन तरीन से भी बढ़कर लग रही थी। साकिब को उसने हमेशा दिलारा खुद सादगी में देखा था। कहाँ सोचा था कि यूं बन सवर कर उसके दिल बेईमान कर छोड़ेगी। दिलारा लरसती पलकें झुकाकर बैठी, उसकी गहरी नजरों की तपिश अपने वजूद पर महसूस करती। पहलू बदल रही थी जब साकिब उसकी गोद में बड़े नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम गया था। उसके हाथों का लमस महसूस करती दिलारा थर्रा उठी थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे कनात की सारी दिलकशी मेरे सामने बैठे वजूद में आसमाई हो। वो झुककर उसकी मेहंदी से सजे हाथों की पुष्प पर अपने लबों का पहला अकीदत भरा भरोसा देता हुआ बोला, तो जाने किसके एहसास के तहत दिलारा की नैन कटोरे भीग उठे। क्या आपको मेरा छूना बुरा लगा? उसकी भीगी आंखें देखता हुआ बेसाख्ता पूछ उठा। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे गलत उसे फहमी का शिकार होते देखकर वो बेसाख्ता उसकी बात की नफी कर उठी। फिर ये खूबसूरत आंखें नम क्यों है? वो हाथ बढ़ाता उसकी उंगली की पुर से उसकी पलकों पर टिका आंसू समेट कर सवाल कर बैठा, मुझे कहाँ आज तक किसी ने ऐसी मोहब्बत दी? एक वो बुनियाद इल्जाम की वजह से मेरे नाम के साथ आपका नाम खराब हुआ। आपको एक मजमे के साथ ने बुरा भला किया गया, बदकिरदार कहा गया और नौकरी से निकाल दिया गया, मगर फिर भी आपने मुझे जाय बना दी, मेरी हिफाजत की, मुझे इतनी इज्जत दी और बगैर आना को बेच के बीच में लाए मुझे अपना नाम दिया। भला कहाँ मैं इतनी इज्जत की हकदार थी? वो बोलने पर आई तो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल उठी। साकिब आगे को खिसका उसे नरमी से अपने हिसार में कैद कर गया। जब आपने बेकसूर थी तो मैं कौन होता था आपको कसूरवार ठहराने वाला? वो नरमी से उसकी आंखें पोंछता उसका सर अपने कंधे से लगा गया। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तो ये नहीं कहूँगा कि माँ या बड़ी बहन बनकर मेरे भाइयों का ख्याल रखिएगा, इस घर को अच्छे से संभालिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे ये सब कहने की तो दूर सोचने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुकाबिल आप हैं। देखें दिलारा, आप एक माँ से इस घर में रह रही हैं, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि हमारी माली हालात का भी मैं आपसे बड़े-बड़े दावे नहीं करूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि हमेशा अपनी बसात से बढ़कर आपका ख्याल रखूँगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। बस हमेशा मेरे साथ मुखलिस और बावफ़ा रहना आप। वो नरमी से अपने जज़्बात की अक्कासी करता झुककर उसकी पेशानी को अपने लमस से मोतबर कर गया। मर्द वो नहीं होता जो पैसे वाला हो, बल्कि मर्द वो होता है जिसके साथ एक गैर महरम औरत वक़्त आने पर खुद को महफूज़ समझ सके। आपने मुझे तब पनाह और इज़्ज़त दी जब मैं आपको कुछ भी नहीं लगती थी, और अब जब मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ तो आप मेरी खातिर क्या ना कर गुजरेंगे? वो मोहब्बत से कहती अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई तो साकिब जमाल भरपूर तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या आपको हमारे रिश्ते की समझने के लिए वक्त चाहिए, या हमें आज की इस खास दिन की खास रात अपने रिश्ते की शुरुआत करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत कर देना चाहिए? वो दिलारा की थोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखता उसका चेहरा उठाकर अपने मुकाबिल करता बोला, तो उसकी बेबाक अंदाज और अल्फाज पर दिलारा का रंग लिबास की तरह ही सुर्ख पड़ गया। वो झट से अपना अनारी चेहरा उसके सीने में छुपाती उसे इकरार सौंप गई तो साकिब सरशार होता उसे सख्ती से खुद में भेज गया। उसे यकीन था कि आने वाली सुबह बहुत रोशन होने वाली थी।